आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 11 जो कि है डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। डिस्चार्ज का मतलब होता है एंड होना, खत्म होना। तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट के डिस्चार्ज की बात हो रही है। इसका मतलब है कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करा जा रहा है। अभी तक हमने पिछले 10 चैप्टर के अंदर कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनाते हैं ये सीख लिया, कौन कौन बना सकता है ये सीख लिया, पूरा प्रोसीजर जान लिया। और अब आखिरी चैप्टर्स रह गए हमारे 2, उसमें से हम इस चैप्टर में सीखने जा रहे हैं किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज करा जाता है, यानी खत्म करा जाता है। तो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज करने को लेकर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने 6 मोड बताए, 6 तरीके बताएं जिस तरीके से आप कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज कर सकते हो। पहला तरीका होता है बाय परफॉर्मेंस। 2 पार्टीज ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट कराए, जिस भी काम के लिए कराए, अगर पार्टीज अपने अपने काम को परफॉर्म कर दें तो उस केस में आपका कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा। परफॉर्मेंस हमारी 2 तरीके की हो सकती है, एक एक्चुअल परफॉर्मेंस और दूसरी अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या होती है, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस क्या होती है, ये दोनों ही बातें हम देख के आ चुके हैं अपने चैप्टर नंबर 10 के अंदर। हमारा चैप्टर नंबर 10 पूरा था ही परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, तो वहां पर हमने बहुत अच्छे से डिटेल में बात करी हुई है। जिसको अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस और एक्चुअल परफॉर्मेंस पढ़नी है वो चैप्टर नंबर 10 के पार्ट 1 में जाके देख ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दूसरा अगर मैं बात करूं बाय एग्रीमेंट, एग्रीमेंट के थ्रू भी कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज करा जा सकता है। सपोज 2 पार्टीज ने मिलकर एक कॉन्ट्रैक्ट करा और जिस भी काम के लिए करा उस काम को लेकर उन्हीं 2 पार्टीज ने एक और नया एग्रीमेंट कर लिया और उस नए एग्रीमेंट में लिख दिया कि अब से ये नया वाला एग्रीमेंट माना जाएगा और पुराने वाले एग्रीमेंट को हम खत्म करते हैं। तो उस केस में जो पुराना वाला कॉन्ट्रैक्ट है वो खत्म हो गया, किस वजह से, ये नया वाला एग्रीमेंट आने की वजह से। तो नया वाला एग्रीमेंट ने पुराने वाले कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज कर दिया। तो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो सकता है बाय एग्रीमेंट। ये नए एग्रीमेंट के हमारे पास कई सारे नाम होते हैं, कई सारे तरीकों से इस नए एग्रीमेंट को करा जाता है। बाय नोवेशन, बाय ऑल्ट्रेशन, रिसेशन, रेमिशन, फेवर, एक्सटेंशन ऑफ टाइम, एक्सेप्टिंग एनी अदर सेटिस्फेक्शन। तो ये सब हमारे पास तरीके हैं जिससे हम एग्रीमेंट के थ्रू अपने पुराने वाले कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज कर सकते हैं। अब ये सारी चीजें, ये सारे तरीके, ये सारे एग्रीमेंट्स के बारे में हम पहले ही पढ़ के आ चुके हैं अपने चैप्टर नंबर 10 के अंदर। वहां पर हमने पढ़ा था एक टॉपिक जिसका नाम था कॉन्ट्रैक्ट नीड नॉट बी परफॉर्म्ड, जहां पर आपको कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने की जरूरत नहीं होती। आपको कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने की जरूरत क्यों नहीं है? क्योंकि आपने एक नया एग्रीमेंट कर लिया है। तो अगर आपको इन सब के बारे में पढ़ना है, बाय एग्रीमेंट के बारे में देखना है किस तरीके से नए एग्रीमेंट से पुराना कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज होता है, तो आप चैप्टर नंबर 10 की पार्ट 6 और पार्ट 7 को देख सकते हो। वहां पर हमने सेक्शन 62 से 67 डिस्कस किया था, तो उसके अंदर ये सारे पॉइंट्स कवर। अब हमारे पास आता है तीसरा मोड कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज करने का, जो कि है बाय लैप्स ऑफ टाइम। समय खत्म हो जाए, टाइम खत्म हो जाए तो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा। इसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखो बाय लैप्स ऑफ टाइम, समय खत्म हो गया। लिमिटेशन एक्ट हमें एक टाइम देता है, एक एक्ट होता है लिमिटेशन एक्ट, वो हमें एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड बताता है कि स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के अंदर पार्टीज को अपनी अपनी परफॉर्मेंस परफॉर्म करनी है। अगर इस स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के अंदर पार्टीज अपनी परफॉर्मेंस परफॉर्म नहीं कर पाई तो उस केस में पार्टीज के पास आगे फिर फर्दर कोर्ट में जाने का ऑप्शन नहीं रहेगा। इसको एक बार देख लेते हैं और एग्जांपल से समझते हैं, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। अ कॉन्ट्रैक्ट शुड बी परफॉर्म्ड विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द लिमिटेशन एक्ट 1963। कॉन्ट्रैक्ट कितने टाइम में परफॉर्म होना चाहिए उसको लेकर एक स्पेसिफाइड टाइम बताया गया है, और किसने बताया है? लिमिटेशन एक्ट 1963 ने बताया है। मैं आपको बता देता हूँ, ये टाइम पीरियड जो है वो है 3 साल का। 3 साल के अंदर अंदर पार्टीज को कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस को परफॉर्म करना होता है। इसको एग्जांपल से समझते हैं, तब ज्यादा अच्छे से बात समझ में आएगी। 2 पार्टीज हैं, ए और बी, दोनों आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ए कहता है कि मैं बी को कुछ सर्टेन गुड्स सप्लाई करूंगा एक सर्टेन प्राइस पर, और बी कहता है कि जिस दिन मेरे पास गुड्स डिलीवर हो जाएंगे उस दिन मैं पेमेंट कर दूंगा, यानी मैं ऑन डिलीवरी पेमेंट करूंगा। अब यहाँ पर ए गुड्स सप्लाई करने की बात कर रहा है लेकिन 1 हफ्ते बाद, तो बी भी पेमेंट करने की बात कर रहा है 1 हफ्ते बाद ऑन डिलीवरी पे। तो 1 हफ्ता बीत जाता है, ए जो है अपने प्रॉमिस को पूरा करता है और बी के पास गुड्स को सप्लाई कर देता है। लेकिन जो बी होता है उसने प्रॉमिस करा था कि मैं ऑन डिलीवरी पेमेंट करूंगा। अब यहाँ पर बी अपने प्रॉमिस से पलट जाता है और गुड्स की डिलीवरी लेने के बावजूद पेमेंट नहीं करता। तो अब मुझे ये बताओ कि हमारे पास ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था ए और बी के बीच में, इसमें ए के पास क्या राइट थे और बी के पास क्या राइट थे? ए के पास राइट था पैसा लेने का क्योंकि उसने सामान सप्लाई करा था, और बी के पास राइट था गुड्स लेने का। तो बी को तो उसका राइट मिल गया, बी को सामान मिल गया, गुड्स मिल गए, लेकिन ए को उसका राइट नहीं मिला, ए को अभी भी पैसा नहीं मिला। ए ने अपनी ड्यूटीज पूरी कर ली लेकिन ए को अभी भी पैसा नहीं मिला। तो यहां पर बोला जाता है कि ए के पास अपने राइट्स को एनफोर्स करवाने के लिए 3 साल का समय दिया गया है। ये जो 3 इयर्स का टाइम पीरियड है जो लिमिटेशन एक्ट देता है वो पार्टीज को अपने राइट एनफोर्स कराने को लेकर देता है। ए मस्ट फाइल दैट सूट विद इन 3 इयर्स। तो ए के पास 3 साल का वक्त है, अगर ए चाहे तो बी के खिलाफ 3 साल के अंदर अंदर केस कर सकता है। लेकिन अगर ऐसा हो कि बी ने 3 साल में ए को पैसा भी नहीं दिया और ए ने 3 साल के अंदर अंदर केस भी नहीं करा, ए 3 साल के बाद केस करना चाहता है, तो क्या ए 3 साल के बाद बी के खिलाफ केस कर सकता है? तो उसका आंसर है नो, ए 3 साल के बाद बी के खिलाफ केस नहीं कर सकता। इफ ए डज नॉट फाइल द सूट अगेंस्ट बी विद इन 3 इयर्स फॉर द प्राइस ऑफ द गुड्स द डेट बिकम्स टाइम बार्ड।
अगर ए 3 साल के अंदर अंदर बी के अगेंस्ट केस फाइल नहीं करता तो 3 साल के बाद ये डेट जो है वो टाइम बार्ड हो जाएगा। इसके बाद ए बी से पैसा क्लेम नहीं कर पाएगा, ए डिप्राइव्ड हो जाएगा, ए वंचित हो जाएगा अपनी रेमेडी से। ए को जो रेमेडी लॉ ने दी है उस रेमेडी से ए वंचित हो जाएगा। अब ए को 3 साल के बाद पैसा मिलेगा नहीं, तो इसका मतलब साफ है कि ए और बी के बीच का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो खत्म हो गया, कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया एंड दिस इन इफेक्ट इंप्लाइज डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर ए ने 3 साल के अंदर केस फाइल नहीं करा तो 3 साल के बाद ए और बी के बीच का कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा। तो यही ऊपर बोला था कि लैप्स ऑफ टाइम, जो समय आपको दिया गया था लिमिटेशन एक्ट के द्वारा, अगर वो समय बीत जाए तो उस केस में आपका कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो एग्री पार्टी कौन है, तो आप कह सकते हो कि एग्री पार्टी हमारे पास ए है। एग्री पार्टी वो पार्टी होती है जिसके साथ गलत हुआ, तो ए के साथ गलत हुआ, ए को उसका पैसा नहीं मिला, तो यहाँ पर यही बोला है इफ देयरफॉर द एग्री पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट एनफोर्स हिज राइट विद इन द टाइम प्रेस्क्राइब बाय द एक्ट, 3 साल का टाइम प्रेस्क्राइब करा गया है, हिज रेमेडी बाय वे ऑफ सूट इज बार्ड, उसकी जो रेमेडी है वो बार्ड हो जाएगी, यानी टाइम बार्ड डेड हो जाएगा, which in effect means that other party is discharged from his obligation। अब इस टाइम बार्ड का इफेक्ट क्या होगा कि जो अदर पार्टी होगी, जो बी होगा, वो अपने ऑब्लिगेशन से डिस्चार्ज हो जाएगा। 10 लैप्स ऑफ टाइम टर्मिनेट अ कॉन्ट्रैक्ट, तो ये हो गया आपका लैप्स ऑफ टाइम जिसकी वजह से आपका कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो सकता है। अगला है हमारा ऑपरेशन ऑफ लॉ। हमारे पास अगला मोड है जिससे हमारा कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज होगा, जो कि है बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। कई बार जो है लॉ खुद ही कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज कर देता है। इसके अंदर हमारे 4 पॉइंट्स आते हैं। पहला है बाय डेथ, दूसरा है बाय इंसॉल्वेंसी, तीसरा है बाय मर्जर और चौथा है बाय अनऑथराइज्ड मटेरियल ऑल्टरेशन। तो एक एक करके सभी को देखते हैं। तो अगर बात करें बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, इसके अंदर आता है पहले बाय डेथ। डेथ की वजह से कॉन्ट्रैक्ट कैसे डिस्चार्ज होगा, तो हमें एक बात तो पता है, हमने अपने चैप्टर नंबर 10 के अंदर देखी थी कि कॉन्ट्रैक्ट हमारे 2 तरीके के होते हैं। एक पर्सनल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर पर्सनल स्किल इन्वॉल्व होती है, और दूसरा अदर देन पर्सनल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट। अगर मैं सबसे पहले बात करूं पर्सनल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट की, तो पर्सनल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट के केस में जैसे ही किसी पार्टी की डेथ होगी वैसे ही आपका कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा। ये कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल नेचर का है, इसको कोई और परफॉर्म नहीं कर सकता, पर्टिकुलर पर्सन जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वही परफॉर्म करेगा। जबकि अदर देन पर्सनल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट की बात करूं, इन अदर केस, तो उस केस में अगर किसी पर्टिकुलर पार्टी की डेथ हो जाती है तो उसका जो ऑब्लिगेशंस होंगे, उसके जो राइट्स होंगे, वो ट्रांसफर हो जाएंगे उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पास। लीगल रिप्रेजेंटेटिव उसकी परफॉर्मेंस को परफॉर्म करेंगे। तो समझ में आ गया। सेकंड है इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी का मतलब हो गया किसी पर्सन का दिवालिया होना। अगर कोई पर्सन इंसॉल्वेंट ही डिक्लेयर हो जाए तो इसका मतलब उसके पास पैसा नहीं है, अब वो अपने पिछले प्रायर जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे उन सबसे डिस्चार्ज हो जाएगा। किसी भी पर्सन को इंसॉल्वेंट कौन डिक्लेयर करता है, तो सीधी बात है कोर्ट ही डिक्लेयर करेगा, कोर्ट के अलावा तो कोई और डिक्लेयर नहीं कर सकता। आप अपनी मर्जी से अपने आप को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो कोर्ट जो है किसी पर्सन को अगर इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करता है तो इसका मतलब वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर होने से पहले उसके जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, जितने भी लायबिलिटीज और डेट होंगे, उन सब से वो डिस्चार्ज हो जाएगा। Sometimes a person is declared insolvent by the court of law. In such cases, he is discharged from all liabilities and debt incurred prior to the court order. Next है merger. अब ये merger क्या होता है इसको एग्जांपल से समझते हैं। 2 पार्टीज है यहाँ पर, A और B। A टेनेंट है और B लैंडलॉर्ड है। A किराएदार, B मकान मालिक। A जो है वो B के घर में रह रहा है, तो A और B के बीच जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कैसा कॉन्ट्रैक्ट है, वो टेनेंसी का कॉन्ट्रैक्ट है। अब कुछ टाइम के बाद जो है A B के उसी घर को, जिस घर में वो रहता है, उसी घर को खरीद लेता है। यानी ए पहले उस घर का टेनेंट था और कुछ टाइम के बाद ए उस घर का ओनर बन गया। तो अब मुझे ये बताओ कि टेनेंट का राइट ज्यादा बड़ा होता है या ओनर का राइट ज्यादा बड़ा होता है? पहले ए टेनेंट था, बाद में ए ओनर बन गया, तो हमेशा ओनर का राइट ज्यादा बड़ा होता है। तो यहाँ पर जो टेनेंट का राइट है उसको बोला जा रहा है इंफीरियर राइट, और जो ओनर का राइट है उसको बोला जा रहा है सुपीरियर राइट। बात ए के राइट की हो रही है। इस एग्जाम्पल को देख लेते हैं। ए इज टेनेंट ऑफ बीज हाउस। ए परचेज द हाउस फ्रॉम बी। बाद में ए ने बी के उसी घर को खरीद लिया जिस घर में वो पहले किराए पे रह रहा था। The right of A as the lessee of the house merge into his right as the owner of the house. A को हम lessee बोल सकते हैं। A और B के बीच लीज एग्रीमेंट था, तो A हमारा lessee है और B हमारा लेसर है। तो यहाँ पर A का जो lessee का राइट था, यानी जो टेनेंट का राइट था, वो मर्ज हो गया A के ओनर के राइट में। सुपीरियर राइट ने इंफीरियर राइट को खत्म कर दिया। तो जो टेनेंसी का कॉन्ट्रैक्ट था A और B के बीच, वो डिस्चार्ज हो जाएगा बाय मर्जर। जैसे ही बड़ा राइट आया उसने छोटे राइट को खत्म कर दिया, छोटे राइट को डिस्चार्ज कर दिया। यही ऊपर लिखा हुआ है, व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट विद एन इंफीरियर राइट गिव प्लेस टू अनदर कॉन्ट्रैक्ट विद अ सुपीरियर राइट, द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट गेट डिस्चार्ज बाय इट्स मर्जर इन द लेटर। नए कॉन्ट्रैक्ट के आने से ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया। तो समझ में आ गया। नेक्स्ट है हमारा अनऑथराइज्ड मटेरियल ऑल्ट्रेशन। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ऑल्ट्रेशन करी गई है, वो भी मटेरियल ऑल्ट्रेशन। मटेरियल का मतलब क्या होता है, बहुत बड़ी ऑल्ट्रेशन करी गई है, और उस मटेरियल ऑल्ट्रेशन को बोला जा रहा है अनऑथराइज्ड।
ये ऑथराइज्ड ऑल्ट्रेशन नहीं है, ये अनऑथराइज्ड ऑल्ट्रेशन है। अब ये ऑल्ट्रेशन अनऑथराइज्ड कैसे होती है उसको देख लेते हैं। इफ द टर्म्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट इज मटेरियली ऑल्टर्ड बाय अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट without the consent of the other parties, the contract is discharged and cannot be enforced anymore। तो जब कभी भी दो पार्टीज के बीच कॉन्ट्रैक्ट होता है और एक पार्टी बिना दूसरी पार्टी की कंसेंट लिए कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई मटेरियल ऑल्ट्रेशन कर दे, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई बड़ा चेंज कर दे बिना सामने वाली पार्टी दूसरी पार्टी को बताए, तो उस केस में तो ये सामने वाली पार्टी के साथ धोखा है। तो यहाँ पर लॉ कहता है कि अगर एक पार्टी ने विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर पार्टी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई मटेरियल ऑल्ट्रेशन कर दी तो उसको बोला जाएगा अनऑथराइज्ड मटेरियल ऑल्ट्रेशन। और उस केस में जो सामने वाली पार्टी होगी, अदर पार्टी होगी, जिसको कुछ भी नहीं बताया गया, वो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट से डिस्चार्ज हो जाएगी। अब ऑल्ट्रेशन करने वाली पार्टी सामने वाली पार्टी के अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स नहीं करवा सकती। आखिर मटेरियल ऑल्ट्रेशन क्या होता है? तो मटेरियल ऑल्ट्रेशन बताया गया है, मटेरियल ऑल्ट्रेशन इज वन व्हिच अफेक्ट द राइट एंड लायबिलिटीज ऑफ द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट। मटेरियल ऑल्ट्रेशन का मतलब एक ऐसा ऑल्ट्रेशन जो पार्टीज के राइट्स और लायबिलिटीज को अफेक्ट कर रहा है। इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं? एनी ऑल्ट्रेशन ऑफ द अमाउंट, अगर दो पार्टीज ने मिलकर आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट करा है और कॉन्ट्रैक्ट में कोई पर्टिकुलर अमाउंट डिसाइड करी है, लेकिन बाद में कोई एक पार्टी बिना दूसरी पार्टी को बताए उस अमाउंट में ऑल्ट्रेशन कर दे, तो उसको बोला जाएगा मटेरियल ऑल्ट्रेशन। एक पार्टी ऐसा थोड़ा ना कर सकती है दूसरी पार्टी को बिना बताए कॉन्ट्रैक्ट की अमाउंट ही बदल दे, तो ये तो गलत है ना। उसी तरीके से रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये भी हमारी एक मटेरियल ऑल्ट्रेशन है। एक हमने पढ़ा था ऑल्ट्रेशन का टॉपिक अपने पिछले वाले चैप्टर में, वहां पर जो ऑल्ट्रेशन करी जा रही थी वो भी मटेरियल ऑल्ट्रेशन थी, लेकिन वहां पर जो है दोनों पार्टीज ने आपस में एक दूसरे को कंसेंट देकर ऑल्ट्रेशन करी थी। तो अगर दोनों पार्टीज आपस में मिलकर कॉन्ट्रैक्ट में कोई मटेरियल ऑल्ट्रेशन करते हैं तो वो तो पूरी तरीके से वैलिड है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत वहां पर आती है जहां पर एक पार्टी बिना दूसरी पार्टी को बताए ऑल्ट्रेशन कर रही है। तो अगर बिना बताए करी जाएगी तो उसे अनऑथराइज्ड मटेरियल ऑल्ट्रेशन कहा जाएगा। तो ये हमारे चारों पॉइंट हो गए बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ के। अब हमारा नेक्स्ट मोड बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। पार्टीज आपस में जिस परफॉर्मेंस के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, अगर वो परफॉर्मेंस ही इम्पॉसिबल हो जाए, और फिर चाहे वो परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले इम्पॉसिबल हो चाहे कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद इम्पॉसिबल हो, दोनों ही केस में आपकी परफॉर्मेंस तो इम्पॉसिबल हो गई, आप परफॉर्मेंस परफॉर्म नहीं करी जा सकती, तो कॉन्ट्रैक्ट का बेस ही खत्म हो गया। जिस चीज के लिए कॉन्ट्रैक्ट करा था वो चीज करी नहीं जा सकती, तो उस केस में आपका कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। अब इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस होने के कई सारे कारण हो सकते हैं, यहाँ पर नीचे लिखे हुए बाय डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, by unexpected change of circumstances, by failure of ultimate purpose, by change in law, by death or incapacity। तो कई सारे रीजंस हो सकते हैं आपकी परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल होने के। इन सभी रीजंस के बारे में, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस के टॉपिक के बारे में हम अपने चैप्टर नंबर 10 में ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं। वहां पर मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था आपसे इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस का टॉपिक, तो आप जाकर चैप्टर नंबर 10 देख सकते हो, जहां पर मैंने आपको सारी बातें अच्छे से डिटेल में बताई हुई है। तो ये हमारा डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का 5th मोड कंप्लीट हो गया। अब रह गया हमारा लास्ट एक 6th मोड बाय ब्रीच। ब्रीच का मतलब होता है तोड़ना। अगर कोई पार्टी बीच में से कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दे, दो पार्टीज ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट करा है, दोनों ने अपने अपने परफॉर्मेंस को परफॉर्म करने की बात करी है, लेकिन अगर मान लो कोई एक पार्टी अपनी परफॉर्मेंस को परफॉर्म ना करे, परफॉर्म करने से मना कर दे, तो उस केस में माना जाएगा कि उस पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दिया। तो कॉन्ट्रैक्ट को अगर ब्रीच करा जाए तो उस केस में उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, तो वो हम सब डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो अगर हम बात करें बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है फेलियर ऑफ अ पार्टी टू परफॉर्म हिज ऑब्लिगेशन। पार्टी अपने ऑब्लिगेशन को परफॉर्म करने में फेल हो गई। अब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज द अदर पार्टी फ्रॉम परफॉर्मिंग दिस ऑब्लिगेशन। तो अगर एक पार्टी अपने परफॉर्मेंस को परफॉर्म नहीं करती तो उस केस में ऑटोमेटिकली जो अदर पार्टी होगी वो भी अपने ऑब्लिगेशन से डिस्चार्ज हो जाएगी। अब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है दो तरीके से हो सकता है, एक होता है हमारा एक्चुअल ब्रीच और दूसरा होता है हमारा एंटीसिपेटरी ब्रीच। अब ये एक्चुअल ब्रीच का होता है, एंटीसिपेटरी ब्रीच का होता है, ये हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। हमारा नेक्स्ट चैप्टर पूरा का पूरा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर ही है, चैप्टर का नाम ही ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, वहां पर हम इसके बारे में बहुत डिटेल में बात करेंगे। तो अभी फिलहाल के लिए ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को आप छोड़ दो, बाद में बात करेंगे इसके ऊपर अगले चैप्टर में। तो ये हमारे टोटल 6 मोड कंप्लीट हो गए। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के सारे मोड्स को हमने अच्छे से पढ़ लिया, डिटेल में समझ लिया। तो इसी के साथ हमारे चैप्टर कंप्लीट हो गया, चैप्टर नंबर 11 डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में अपना नेक्स्ट चैप्टर, जो कि हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का आखिरी चैप्टर है। इसके बाद हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट खत्म हो जाएगा। टोटल इसके अंदर 12 चैप्टर है, जिसमें से 11 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो ऑलमोस्ट हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट खत्म हो चुका है। इसके साथ हम सेल्स ऑफ गुड एक्ट को भी स्टार्ट कर चुके हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक सेल्स ऑफ गुड एक्ट नहीं देखा तो वो जाकर सेल्स ऑफ गुड एक्ट को भी देख सकते हैं। तो जाने से पहले चैनल सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो लाइक करके जाना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, उसको जाके ज्वाइन कर लेना। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना। तो हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।